अभी लिया ना, अभी उनको यूज करने पे 15 जुलाई को सेल लगनी है अमेजोन पे, तब लूंगा। नहीं, ये मैं सब कुछ अमेजोन से आता है, फोन लैपटॉप भी अमेजोन से आया मेरा। अभी तक तो मेरे को सब कुछ ही मिल रहा भाई, खराब कैसे आ जाएगी है? नहीं, मेरा मेरा एक्सपीरियंस ठीक है। मेरा लैपटॉप, अब जो बंदा लैपटॉप अमेजोन से लेगा उससे तो इतना बड़ा डिस्काउंट लेगा। मेरा तो 2 साल कोविड में मैंने लिया था। मेरा ये फोन, मेरे वाइफ का फोन, तो क्या क्या मेरा सब कुछ अमेजोन से आता है, A to Z। खराब तो कुछ निकला, हाँ पसंद ना आया तो वापस कर देता हूँ मैं, बस ऐसे लिया था दुकान से, वरना वो भी अमेजोन से लेता मैं। फोर्स लिखो जी, फोर्स। अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, नहीं, अ पुश ऑफ और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट which produces motion is called force। ऐसा पुश करना या ऐसा पुल करना जिससे क्या बनी, मोशन बनी। मोशन मतलब मूवमेंट। तो अगर आपने किसी को धक्का मारा वो हिलेगा, मैंने धक्का मारा हिला, ये मूवमेंट हुई कि नहीं हुई, ये हो गया फोर्स। अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो फोर्स नहीं लग रही, मैंने टच किया, बंदा नहीं हिला, मतलब मूवमेंट नहीं हुई, मतलब फोर्स नहीं लगाई गई। ठीक है ना? किसी को हिलाने के लिए क्या चाहिए, फोर्स। तो हिलाना मतलब मोशन, मूवमेंट। अगर आपने पुल किया या पुश किया और मूवमेंट हो गई, वही तो कह रहा हूं, ये मूवमेंट हो रही है तो ये फोर्स लग रहा है। क्या अब मूवमेंट हो रही है? क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा। फोर्स वही चीज है जिससे मूवमेंट पैदा होगी ही होगी। लिख लिया, फुल स्टॉप। आगे, इट इज अ हाँ, वेक्टर, फुल स्टॉप के बाद वेक्टर क्वांटिटी। आपको मैंने मोशन में कराया था, कुछ क्वांटिटी स्केलर होती है, कुछ क्वांटिटी, क्या फर्क होता है? स्केलर में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड या मेजरमेंट। वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन भी। जैसे डिस्टेंस क्या है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, वेक्टर। फिर तुम्हारा स्पीड क्या है, स्केलर। लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर। समझ गए हो? तो फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। मतलब इसके अंदर तुम्हारा दो बातें आ जाएंगी, एक तो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, और लास्ट क्या है, डायरेक्शन। दोनों बातें आएंगी जाएंगी। ठीक है? हाँ, फुल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन मतलब, अरे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हाँ हाँ, वो तो 4 पार्ट्स अलग अलग कराए थे मैंने, डायगोनल से करना है, फ्रॉम एसी फ्रॉम बीडी। हाँ जी। तो फोर्स जब मैं लगा रहा हूं तो उसमें डायरेक्शन आएगी। तो जब भी हम फोर्स लिखेंगे ना, हम लिखेंगे टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स अप, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स। ठीक है? अगर मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, मैं बोलूंगा मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स की ऐसे यूनिट क्या होती है, न्यूटन। 5 यूनिट का फोर्स लगाया, मैं बोलूंगा बैकवर्ड्स की फॉरवर्ड्स, लेफ्टवर्ड्स, राइटवर्ड्स, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। मतलब साथ में उसका नंबर भी आएगा जो मेजरमेंट है, कितना न्यूटन है, साथ में डायरेक्शन भी आए। हाँ, तभी तो क्वेश्चन होगा। अब आगे लिखो, SI यूनिट ऑफ फोर्सेस, SI यूनिट ऑफ फोर्सेस न्यूटन, और ब्रैकेट में लिखोगे कैपिटल N, स्मॉल n मत लिखना। न्यूटन मतलब फोर्स का जो आंसर निकाला करोगे वो किस में निकलेगा, न्यूटन में। फोर्स इज न्यूटन। नहीं, स्मॉल तो अलग चीज होगी ना, वो तो वेरिएबल हो गया। लिख लिया, एक मिनट रुको। अब अगली हेडिंग डालो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इफेक्ट्स ऑफ, कि फोर्स से होता क्या क्या है। नंबर 1, फोर्स से होता क्या क्या है, बताओ फोर्स से क्या हो सकता है। कौन बोल रहा है ये? अच्छा, शेप चेंज हो सकती है कि नहीं? ठीक है,
जब तेरा वो उसका गाइड ऐप से हो जाएगा ना, फिर मेरे से ये वाले क्वेश्चन लेंगे। देखो ये बंदा पुश कर रहा है, दिख रहा है, वो धक्का मार रहा है, किधर को धक्का मार रहा है, लेफ्ट की राइट? उधर मारा है राइट, तो डायरेक्शन आगे की जाएगी, तुम बता सकते हो ना, धक्का राइट को मार रहा हूँ, ये लेफ्ट को पुल कर रहा है, ये राइट को पुल कर रहा है, तो ये फोर्स होती है। हाँ बोलो, बिल्कुल होगी। अब एग्जांपल देते हैं। हाँ स्टेशनरी हो जाती है। अ फोर्स कैन, लिखो, अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या ये ठीक है गलत है? क्या फोर्स, एक स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? जो रेस्ट पे है। अगर एक रेस्ट पे चीज है, क्या फोर्स लगाने से वो मूव करेगी? क्या एग्जांपल दोगे? देख रेस्ट पे था, ये मूव कर गया, ठीक है ना? अगर एग्जांपल बताओ भाई। अ पर्सन किकिंग अ फुटबॉल, शॉपिंग का क्या? अच्छा शॉपिंग कार्ट, ठीक है। तो लिखो एग्जांपल, अ पर्सन किकिंग अ फुटबॉल, वो इजी है। फुटबॉल रेस्ट पे थी, हमने फोर्स लगाया तो वो उछल गई। अ पर्सन किकिंग अ फुटबॉल, फोटो में भी बना हुआ है। हर एक लिखेंगे साथ में, अगर एग्जांपल समझ आ जाएगा एग्जांपल ले लेंगे। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड, अ फोर्स कैन, लिख लिया एग्जांपल, लिख लिया था। अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है? कैसे? एग्जांपल कुछ और होगा, सेम भी देते रहोगे। ठीक है, वी कैन स्टॉप, एग्जांपल दो बढ़िया सा जो लिखने लायक हो। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, तो ब्रेक्स तो फ्रिक्शन हो गया, फोर्स नहीं, फ्रिक्शन तो फोर्स होती है। है? हाँ लिखो, ये सही था। अ गोलकीपर स्टॉप्स अ मूविंग बॉल, अ गोलकीपर स्टॉप्स अ मूविंग बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स। वो तो लंबा है काम, उसमें अरे ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, एनसीईआरटी का था बेटा। एसी से निकालो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, एसी से निकालो मिड पॉइंट फॉर्मूला, बीच का डायगोनल पॉइंट जो ओ पॉइंट होगा। हाँ हाँ इक्वल, एसी से भी वही आंसर आएगा, बीडी से भी वही आंसर आएगा, पर वो आंसर तो एक ही है ना, दो से सेम आंसर आएगा तो एक्स वाई निकलना शुरू होगा, इतना बताना आसान नहीं होता है। हाँ करना है, कई बार अलग भी आता है, कई बार दो वैल्यूज आती है। क्या लिखा? अ गोलकीपर स्टॉप्स अ मूविंग बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स। बस एक बहुत है, आगे और भी मौके मिलेंगे, लिखो फटाफट से। तीसरा क्या है? अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। अ फोर्स, पहले लिखो, तू बता डाउट क्या था तेरा? 30। सम ऑफ टू नंबर्स इज ए एंड बी, ए प्लस बी कितना हुआ? 15। तो बी कितना हुआ? 15 माइनस ए, बी कितना हुआ 15 से? और उनके सम, रेसिप्रोकल का सम कितना है? 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी कितना है? 3.10। तो बी की जगह क्या पुट कर देंगे? 15 माइनस ए, तो 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 15 माइनस ए इक्वल टू 3/10। कुछ ए में आ जाएगा, वो एलसीएम एलसीएम लेके हो जाएगा, ठीक है ना? ये आएगा तेरा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन 15 माइनस ए, क्योंकि एक बी की जगह क्या पुट कर दिया? 3 माइनस ए, समझ गए ना? ए प्लस बी कितना था? 15, तो बी कितना आ गया? 15 माइनस, समझ गए? तो यहाँ पे बी की जगह पुट कर दिया, इनका सम है इक्वल टू 3/10। बाकी तरह का एलसीएम लेके तो करना आता है ना। इसका एग्जांपल दो। अब स्पीड की, मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज होगी, एक मिनट,
एक मिनट, स्विंग स्विंग मतलब क्या लिखेगा? स्पीड चेंज करनी है उसकी। क्रिकेटर बैट, ठीक है ठीक है, भूल गया। स्विंग भी ठीक थी, तो लिखोगे कैसे? बैट वाला ठीक है और ये वाला भी ठीक है, पैडलिंग वाला। तो क्या लिखे बताओ? हाँ हाँ, लिखो स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इज चेंज्ड, स्पीड ऑफ बाइसाइकिल इज चेंज्ड if we stop pedaling it। मतलब पेडलिंग फोर्स होती है कि नहीं होती? स्टॉप पेडलिंग, पेडलिंग के बीच में लिखो फोर्स ब्रैकेट में, पेडलिंग के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? फोर्स। इफ वी स्टॉप पेडलिंग इट। हो रहे कैसे? हो रहे। फोर्थ, a force can change the direction of moving body। A force can change the direction of moving body। पहले लिखो फिर एग्जांपल दो। क्यों तेरे को दिख नहीं रहा पॉइंट में चल रहा है काम? पैराग्राफ में लग रहा है पॉइंट्स, जहां स्टॉप है 1 2 नंबर लगा, इतने ऐसे पॉइंट में चल रहा है काम। हाँ तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगी? तो लिखेगा ऐसे, लिखो बैट्समैन बॉडी, अब बैट्समैन, हाँ हाँ, changes the direction, a batsman changes the direction of the ball coming towards him, change the direction of the ball coming towards him by hitting it। हिटिंग इट के ब्रैकेट में फोर्स लिखो, कमिंग टुवर्ड्स हिम बाय हिटिंग इट। हिटिंग के ब्रैकेट में क्या लिखोगे? क्योंकि आपको बताना है कि फोर्स कहां लगाया, पैडलिंग में फोर्स लगा ब्रैकेट में, हिटिंग में लगा फोर्स, तो ब्रैकेट में लिखो फोर्स बाय हिटिंग इट। अगला पॉइंट, अ फोर्स कैन चेंज, अब क्या रहेगा, क्या चेंज कर सकता है? शेप of the object, change the shape of the object। क्ले और कोई एग्जांपल? बॉल को प्रेस करना, बैलून और रबर बैंड, स्प्रिंग। बेटा हम उसकी शेप चेंज कर रहे हैं फोर्स लगा के, प्रॉपर्टी कैसे हुई? क्या रबर बैंड की शेप अपने दिन में रहेगी? तो प्रॉपर्टी कैसे हुई? तो हम बिना फोर्स लगाए हम क्या कर रहे हैं? फोर्स तो पुल और पुश दोनों होता ना। वी कैन चेंज द शेप ऑफ अ स्प्रिंग, लिखो वी कैन चेंज द शेप ऑफ स्प्रिंग, कॉमा वी कैन चेंज द शेप ऑफ अ स्प्रिंग, कॉमा अरे वी कैन चेंज द शेप ऑफ अ स्प्रिंग। वी लिख दूं बेटा बोर्ड पे? मैं ही लिख देता हूँ, फिर कॉपी लिख देता हूँ। बोर्ड पे क्या लिखता हूँ, कॉपी में लिख देता हूँ। वो देख स्लो लिख रहा है, वी कैन, ऐसे बोला करूंगा नहीं। चेंज द शेप ऑफ अ स्प्रिंग, कॉमा रबर बैंड, कॉमा बैलून एक्सेट्रा। रबर बैंड, स्प्रिंग, बैलून, शेप, वी कैन by applying force। बस रबर एक्सेट्रा, by applying force। उसकी राइटिंग स्लो है, तेरी थोड़ी स्लो थी, उससे टक गया। चल चल ठीक है, आज फुटबॉल वाली शर्ट पहन के आया, किक मारने का मन हो रहा है। हरकतें मत कर, किक मार भी दूंगा।
अब हेडिंग नेक्स्ट, डाउट है बेटा? क्या इक्वेशन चेक कर ली? नहीं नहीं, कोई भी मेथड हो। एक मिनट रुक, ए बी क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। गलती ढूंढ लेता हूँ ना बेटा, गलती ढूंढ लेता हूँ। सही तो इसमें 3 कॉमन लेना, सही तो है, किसने का गलत है? उनकी क्या है? तो छोड़ ना मार गोली, इसमें से 3 कॉमन ले, कॉमन नहीं आ रहा। ए स्क्वायर माइनस 15a प्लस ये कितना होगा 30, 550 हो गया। बोले 5 टाइम 50 होता है, बनेगा वेक्टर बन रहे हैं। आ तो रहा सही, सही है ऐसे पर है, उनका मेथड देख के करवा दी। अगली हेडिंग डालिए, बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड तो क्या इफेक्ट लिखेगा? वाटरफॉल तो इफेक्ट थोड़ी है, वो तो कॉन्सिक्वेंस हुआ। इफेक्ट है कि फोर्स से हो क्या क्या सकता है, तो एग्जांपल है वो कॉन्सिक्वेंस होगा ना। तो वाटरफॉल ग्रेविटेशन की वजह से हो रही है, पर फोर्स कहाँ लग रहा है उसमें? वो तो परमानेंट है ना। तो मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, उसके एग्जांपल में आता क्या? ग्रेविटी, अब ये जो मैं बॉल फेंकूंगा वो नीचे को गिर दिया है, स्टेशनरी थी ना, तो मूव पुल हो गया, पुल भी तो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, तो उसके एग्जांपल होगा ना। अब मैं सारे एग्जांपल क्या दूंगा, मतलब टाइप लिखूंगा ना, इफेक्ट हो क्या कैसे। वाटर तो है, तो चल रहा है, पर है तो उस पे ना। अगर उसको डैम से नीचे ना फेंकता मैं तो वाटरफॉल होती? वो तो हमने बनाया ना स्पेस उसके लिए, पर वैसे कैसे चल रहा है? वो चल क्यों रहा है? वाटर चल रहा है, वही तो फोर्स है। वो फोर्स कहां से आई? जब वाटर पहले पहाड़ से मेल्ट होकर नीचे आया तो उसमें मोमेंटम बना, मोमेंटम से फोर्स डेवलप हुई। तो बिना फोर्स की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। क्या बिना फोर्स की मूवमेंट हो सकती है कि बॉडी एक बैटरी चल पड़ी अपने आप? बिना फोर्स के तो वाटर चल भी फोर्स की वजह से रहा है, वाटर गिर भी फोर्स की वजह से। तो स्टेशनरी इसमें आ गया जरा। और जो अर्थ घूम रहा है, सॉरी मून घूम रहा है अर्थ के आसपास, या अर्थ घूम रही है सन के आसपास, वो भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की वजह से मूवमेंट हो रही है। अर्थ अपनी ऑर्बिट कभी नहीं छोड़ता क्योंकि ग्रेविटेशन पुल है उसके अंदर। अब आगे लिखो बैलेंस्ड फोर्स। कौन बताएगा मनप्रीत भाई का मतलब क्या है बैलेंस फोर्स का? जो स्कूल में हो या ना, बता। ये कैपिटल लेके आ रहा है, टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म ये रहे, लायबिलिटी है, ऐसे में लायबिलिटी क्या हो गया? कैपिटलाइज। हाँ, ये कैपिटलाइज वैल्यू होगी, कितनी है कैपिटलाइज वैल्यू? 1 लाख। और कैपिटल का शेयर क्यों निकाला, न्यू वैल्यू क्यों निकाली तूने? उसका शेयर कितना है? 1/, तो कैपिटल लेके आ रहा है ना, तो ये तो निकाल कैपिटल का रेसिप्रोकल का। हाँ तो कर दिया, ये 5 लाख का करेगा तो ये 25 लाख आ गया ना। 25 लाख में से 10 लाख माइनस करेगा तो कितना आ गया? 5 लाख। 5 लाख तेरा गुडविल आ गया। अब इसका शेयर निकाल दोबारा से 1/5 कर, 15 लाख आएगा। तो इसको 1/5 कर ले, कितना आ जाएगा? 3 लाख। तो 3 लाख उसका शेयर है, उसकी एंट्री कर, PFG आया। वो तो एंट्री है ना, 2 लाख आ रही है। 10 लाख तो ये हो गया, 5 5 25, 10 15, 15 लाख आ गया। 3 लाख आ रही है ना। इसका सोल्यूशन देख एक बार, फोन है ना तेरे पास, देखे। ठीक है, लिखो जी, करेक्ट बोला। इफ द रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, समझाता हूं फिर बाद में। इफ द रिजल्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस, मानी लिखो, इफ द रिजल्ट ऑफ all the forces is 0, if the result of all the forces, 0 मत लिखो, forces acting on a body, if the result of all the forces acting on a body is 0, on body is 0, comma, then the force is said to be balanced. 0 is 0,
force is said to be balanced. है हाँ, वो एलिमिनेशन से हो जाता है। अब एक बॉक्स है, हाँ बोल, एक बॉक्स है, एक बंदा इसको क्या करने वाला है, धक्का मारेगा। तो इसने मोशन जो फोर्स लगाया वो लगाया 10 न्यूटन का राइट वर्ड्स, ठीक है। यहां से भी एक बंदे ने फोर्स लगाया कितने न्यूटन का, 10 न्यूटन का। टोटल फोर्स कितना बना, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है ना तो एक को 20 नहीं हुआ, जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो एक को लेते हैं पॉजिटिव और एक को लेते हैं नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट साइड हुआ ना। अगर नॉर्थ हो तो साउथ में साउथ हो गया, तो एक को लेंगे पॉजिटिव और एक को लेंगे, लेकिन अगर दोनों इधर जा रहे हो तो ये पॉजिटिव तो ये भी क्या होगा पॉजिटिव, तो आंसर कितना हुआ 20। बट यहाँ पे एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो इसको मैं अगर पॉजिटिव लूंगा तो ये क्या होगा, लेकिन अगर इसको पॉजिटिव लूंगा तो ये क्या होगा। तो दोनों केस में अगर मैं ऐड करता हूं तो आंसर कितना आ गया 0। तो क्या बॉडी मूव होगी, ठीक है ना। तुम एक अलमारी को धक्का मार रहे हो, जब मैं धक्का मारूंगा अलमारी मूव होगी, हो जाएगी। लेकिन जिस स्पीड जिस फोर्स से मैं धक्का मार रहा हूं उतनी फोर्स से सामने कोई बच्चा धक्का मार रहा है, तो मूव होगी नहीं होगी। वो उसको क्या बोलते हैं बैलेंस फोर्स। तो क्या इसमें मूवमेंट होती है, नहीं होती। हाँ, तो बैलून की शेप चेंज होगी बस, लेकिन वो मूवमेंट होगी क्या, नहीं होगी ना, दैट्स व्हाई। ठीक है, ये बनाना है डायग्राम, ये बंदे मत बनाना, बस खाली वो बना देना, ऐसे बना दो। अब आ रहा, तो यहां पे रिजल्ट कितना आ गया, इसको लिखते कैसे, ऐसे रिजल्टेंट फोर्स। और ये न्यूटन, हाँ लिखो, चलो लिख लिया। हाँ, अब लिखो अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या हुआ खुशी, लिखो जी, इफ द, अरे if the resultant force, if the resultant force acting on the body, कौन सा, कल तो कराया मैंने बैच में, देख रिजल्टेंट फोर्स कल बेटा कराया कल, देखो resultant force acting on the body is not zero, is then it is called unbalanced force, then it is called unbalanced force। अब ध्यान से देखो, ये बंदे ने धक्का मारा 10 न्यूटन से राइट वाइड्स, और इस बंदे ने धक्का मारा 20 न्यूटन से लेफ्ट वर्ड, दिख रहा है। तो राइट, इसको राइट वर्ड को प्लस मानता हूं, तो लेफ्ट वर्ड कितना हो गया माइनस, तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये माइनस साइन क्या दिखाता है, अगर मैंने राइट को प्लस लिखा था और लेफ्ट को क्या लिखा था माइनस, तो आंसर किसमें आया माइनस में। इसका मतलब हुआ 10 न्यूटन लेफ्ट वर्ड्स। बात पकड़ में आई, माइनस का मतलब डायरेक्शन होती है। अगर यार 10 न्यूटन का धक्का लग रहा है और उधर से 20 का, तो अलमारी इधर मूव होगी, इधर लेफ्ट वर्ड ना, तो आंसर लेफ्ट वर्ड। अगर मान लो ये आंसर पॉजिटिव आता तो मैं आंसर लिखता राइट वर्ड। जोन से साइन को तुमने राइट लिया है, एक साइन को राइट लो और एक साइन को लेफ्ट लो, जोन से साइन का आंसर आता है वो डायरेक्शन लिखोगे तुम, तभी उसको वेक्टर बोलते हो। ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड, ये क्या होगी डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। अब इधर बताओ, एक बंदा एक बंदा अपवर्ड बॉल को फेंक रहा है, अपवर्ड मतलब कुछ चीज को ऊपर फेंक रहा है, उसका फोर्स लगाया उसने 100 न्यूटन, ठीक है, और ऊपर से वही चीज नीचे फेंकी जा रही है, उसका फोर्स लगाया उसने 50 न्यूटन या 60 न्यूटन, बॉडी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी।
उसको छोड़ दे बेटा, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन में, फेंक नहीं रहा, बस उसको धक्का मार रहा हूँ 100, क्योंकि नीचे का बंदे का फोर्स ज्यादा लगता है ना, 100 था, ऊपर से फोर्स लगा रहा है वो कितना 60, बॉडी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ग्रेविटी को छोड़ थोड़ी देर के लिए, क्यों ज्यादा न्यूटन का लग रही है, इसमें ज्यादा कहां से, लेफ्ट वर्ड ना तो कहां गई, तू ज्यादा फोर्स कहां लगा रहा है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, तो बॉडी कहां जाएगी अपवर्ड की तरफ, तो आंसर क्या आएगा 40 न्यूटन, कितना आएगा 40 न्यूटन, माइनस कर दो ना, कितना आ गया 40 न्यूटन, क्या अपवर्ड की डाउनवर्ड, अपवर्ड बेटा, ज्यादा कौन सा है, तो इसमें ज्यादा कौन सा था, लेफ्ट माइनस था ना, जो ज्यादा है वो तुम्हारा आंसर, क्या जीरो आंसर आया, जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मेरी बात सही है, हाँ हाइपोथेटिकल ना, ऐसे ही दिमाग में कुछ है नहीं, ये लिखना है क्या, व्हाट इज टग ऑफ वॉर है, अच्छा हाँ, तो अगर उसमें वो तो अनबैलेंस, थोड़ी देर के बैलेंस होगी, बाद में अनबैलेंस हो जाती है, वो डिपेंडिंग ऑन कि बंदे कितने हैं, कितना फोर्स पुल हो रहा है, कितना फोर्स पुल हो रहा है यहाँ पे, 10 न्यूटन बेटा, ये -10 है, फिर माइनस का लेफ्ट वर्ड लिख दिया, आंसर बेटा न्यूमेरिकल आंसर कभी नेगेटिव कैसे होगा, फोर्स कभी नेगेटिव कैसे होगी, माइनस साइन नेगेटिव नहीं बता रहा, माइनस बता रहा है जो साइन, तुमने लेफ्ट को माइनस लिया, राइट को पॉजिटिव लिया, आंसर है माइनस, मतलब लेफ्ट आया, बात पकड़ में आई, माइनस साइन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट दिखाएगा आपको, कुछ पूछना, चलो अब हेडिंग डालो, एक एनसीईआरटी दिखाओ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, आपने पिछले चैप्टर में किए थे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, पर अब हम पढ़ेंगे 3 लॉज ऑफ मोशन, ध्यान से सुनना, इक्वेशंस ऑफ मोशन अलग है और लॉज ऑफ मोशन अलग है, इसमें हाँ कटा हुआ है, पुरानी बुक में है वो, मोमेंटम के वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स है, वो कटे हुए हैं, वो मुश्किल थे, उल्टा वो कट गया, अच्छा हुआ, किसी के स्कूल में अगर कराएंगे ना तो बता देना फिर मेरे को, मोमेंटम के क्वेश्चन है कुछ, उसमें वो होता है कोलिजन वगैरह, नाम याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं ना, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन में थे, इस बुक में तो है ही नहीं, वो देखा पुरानी बुक किसके पास है, अगर किसी के स्कूल में कराएंगे तो बता देना, मैं करा दूंगा उनको, कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये बड़ा मुश्किल भी थे, इसमें टाइम भी 2-3 क्लास लग जाती है, तो कट गया, अच्छा हो गया, बच्चों का काम आसान हो गया, जिसके स्कूल में कराएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लास्ट से मैंने बैच में कराए थे, पर बहुत सारे बच्चों ने बोला कि नहीं आए, तो जिनको आए थे उनको आ गए, जिनको नहीं आए थे उनको नहीं आए, तेरे आए थे ना कंजर्वेशन के, हाँ तेरे आए थे, जिनको स्कूल में कराएंगे उनको मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बड़ी मुश्किल है पर हो जाते हैं फिर भी, ठीक है, तो आपको स्कूल में अलर्ट को कराए हैं, तो कह रहा हो गया, अच्छा लिखो जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके नोट्स मैं दे दूंगा घर पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बेटा नहीं पूरा लिखना, हेडिंग है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला, किसी को पता है, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा, मैं खाली समझाऊंगा तो छुट्टी कर दूंगा, नोट घर पे आ जाएंगे, वो तो केमिस्ट्री है, जोर कहां गया तो ये आवाज में, फोर्स लगा, थोड़ा सा आवाज बुलंद कर अपनी, अ बॉडी, अब याद मैं बोलूंगा, मेरे पीछे सारे बोलेंगे, याद हो जाएगा अभी, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन एट मोशन until an unbalanced force act on it, एक बॉडी जो रेस्ट पे है वो हमेशा क्या रहेगी, रेस्ट पे, अगर गाड़ी खड़ी है तो खड़ी रहेगी, हिलेगी नहीं, अगर ये बोर्ड खड़ा है तो खड़ा रहेगा, ये खड़ा है बैग पर तो पड़ा रहेगा, एंड एक बॉडी मोशन में है जो चल रही है वो मूव करती रहेगी until कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसको हिलाती नहीं है, अगर एक साइकिल खड़ी है तो खड़े खड़ी चल पड़ेगी नहीं ना, जब तक कि तुम उसको चलाते नहीं हो, अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है ना, और एक बॉडी मूव कर रही है, मानो एक फुटबॉल चले जा रही है, तो न्यूटन कहता है वो चलती रहेगी, रुकेगी नहीं, जब तक उसको रोकता नहीं है,
पर तो बिना रोके रुकती नहीं क्या? कौन रोकता है उसको? फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। अगर एक जगह पे फ्रिक्शन ना हो, मान लो स्केटिंग ग्राउंड है, फ्रिक्शन ना हो तो बॉडी तो अगर तुमने स्केट्स पहने तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी कम होगी? वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर एक कैरम पे मैंने वो पाउडर लगा दिया तो जो आपका पैग होता है, जो गीटी होती है, वो क्या होती है? जल्दी रुकेगी, स्लो रुकेगी? बाद में रुकेगी, देर से देर बाद रुकेगी ना। तो वो कहता है कि फिर भी फ्रिक्शन तो है ना कहीं ना कहीं। अगर जमीन पे फ्रिक्शन ना हो तो जो बॉडी मूव कर रही है ना वो कभी रुकेगी नहीं। न्यूटन ने ये प्रूव करके दिखाया। अभी तो रुक जाती है ना क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोकती है, हम रोक देते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो वो चीज जो मूव कर रही है वो कभी भी रुकेगी नहीं, और जो रुकी हुई है वो कभी अपने आप मूव नहीं करती जब तक कि कोई अनबैलेंस्ड फोर्स उसको ना हिलाए। अनबैलेंस मतलब कि लॉस के थ्रू प्रूव किया ना। अगर फ्रिक्शन जहां पे नहीं होगी मान लो तो बॉडी मूव करती रहेगी स्पेस पे। स्पेस में वैक्यूम होता ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। मैंने बोला एक साइकिल रुकी हुई है और वो रुकी रहेगी, चलेगी नहीं जब तक आप क्या लगाओ? अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स का मतलब कि फोर्स दो बंदे लगा रहे होंगे, एक इधर से एक उधर से। मतलब आप साइकिल को जब चला रहे हो तो एक फोर्स लग रहा है, तो क्या साइकिल भी फोर्स लगा रही है रुके रहने के लिए? हाँ, साइकिल रुकी हुई है ना, मतलब वो ऑलरेडी रुके रहने के लिए, टिके रहने के लिए, रेस्ट रहने के लिए फोर्स लगाती है। उस फोर्स को बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? एक बॉडी जो मूव, ये रुकी हुई है ना, ये परे परे क्यों नहीं हिल जाती? इसमें भार है, इस भार को क्या बोलते हैं? इनर्शिया। एक बॉडी जो रेस्ट पे है टेंड्स टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी जो रेस्ट पे है वो चाहती है कि मैं रेस्ट पे रहूं, कोई मेरे को ना। आपका जो बेड होता है वो अपनी जगह पे हिल जाता है? नहीं, वो रेस्ट पे क्यों है? क्योंकि कहता है मेरे को ना हिलाए, कोई मेरे को हिलाएगा मैं हिलूंगा ही नहीं। वो कौन सा फोर्स है जो उसको हिलाना पड़ता है? इनर्शिया। क्या एक अकेला बच्चा बेड को हिला सकता है? बहुत सारे बच्चे लगेंगे ना तब जाके बेड को हिलेगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट क्या है, मास क्या है उसका, ज्यादा। तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया। अगर एक बेड को हिलाना हो तो कितने बच्चे लगेंगे? कम से कम 9th क्लास के 3-4-5 बच्चे लगेंगे 9th क्लास के। लेकिन अगर बॉल को हिलाना हो तो कितने बच्चे लगेंगे? एक हाथ, एक उंगली। क्यों? क्योंकि बॉल का मास क्या है? कम, और बेड का मास क्या है? मतलब कि अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया क्या होगा? बढ़ेगा। मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, और अगर मास कम है तो इनर्शिया भी क्या है? दोनों के डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है? ऐसे मास अपवर्ड है तो इनर्शिया भी क्या है? अपवर्ड। मास डाउनवर्ड है तो इनर्शिया भी क्या है? डाउनवर्ड। जब कभी साइंस में या मैथ्स में ऐसी सिचुएशन आती है कि ये बढ़ता तो ये बढ़ रहा है और ये घटता तो ये भी घट रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सेम डायरेक्शन या इनवर्स डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। जब ये सेम डायरेक्शन में चीज जाती है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? तो मैं क्या लिख सकता हूं कि मास या इनर्शिया, मान लो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है ऐसे, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंबल। अगर एक चीज बढ़े और दूसरी क्या हो जाए? घट जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसका सिंबल भी सिखा दूंगा आपको, ठीक है? समझ आया? तो जिस बॉडी में मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा इनर्शिया कार में होगा कि ट्रक में होगा? तो ज्यादा उसको हिलाने के लिए फोर्स कहां लगेगी? कार में कि ट्रक में? तो अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, तो उसको हिलाने के लिए फोर्स भी क्या लगेगी? ज्यादा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? अ बॉडी एट रेस्ट विल टेंड टू बी एट रेस्ट। हो गया कि मैं नहीं हिल रही, जो मर्जी कर लो। एंड बॉडी इन मोशन विल टेंड टू बी एट मोशन अंटिल एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। याद हो गया? फर्स्ट लॉ में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, न्यूमेरिकल थर्ड लॉ में मेन और सेकंड लॉ में है, ठीक है? तो इसके नोट्स आपके ग्रुप में आ जाए। कोई ऐसा बता ग्रुप में ना हो? सब ग्रुप में? तूने मैसेज भेजा नहीं मेरे को? राबिया की मैथ्स पढ़ती है ना?